हेलो स्टूडेंट, यह मेरा यूट्यूब चैनल इसमें नरेंद्र सर, जहां आप देख रहे हैं कक्षा 9, 10, 11, 12 की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए था उसके सिलेबस को कवर कराया जा रहा है। और यदि इसके साथ अगर आप चाहते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना तो इसके लिए आप सीधे यूट्यूब पर जाएँ और वहाँ पर सर्च बटन में आप सर्च करें SPM बाय नरेंद्र सर, जहाँ पर आपको तैयारी की विशेष ढेर सारी वीडियो मिलेंगी जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित रहेंगी। हालाँकि आज इस जो वीडियो बन रहा है इस वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 10 लेसन नंबर 5 समांतर श्रेणी, और सबसे स्टार्ट करेंगे हम प्रश्नावली 5.1। पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने लेसन नंबर 4 में जितने भी पॉइंट दिए थे 4.1, 4.2, 4.3 तीनों प्रश्नावली को समाप्त करने के बाद आज इस वीडियो में हम लेसन नंबर 5 पर पहुँचे हैं। और इस लेसन नंबर 5 का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। हम लोग समझते हैं सबसे पहले जो इस लेसन का नाम लिखे हैं समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी कहेंगे किसे, या कैसी श्रेणी होगी, या वह क्या होगा जिसको हम देख कर यह कह सकते हैं कि वह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो सवाल लगाने से पहले यह ज़रूरी है कि हम समांतर श्रेणी के बारे में हल्का सा क्या करें, जानें। जैसा कि आप समांतर का नाम तो इससे पहले भी सुने हैं, लेकिन इस समांतर में जो थोड़ा सा नया चीज़ जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा है? श्रेणी जुड़ा है। क्या जुड़ा है? श्रेणी। तो देखिए समांतर रूप से, जैसे समांतर का अर्थ कोई आपसे पूछे, किसका अर्थ? अगर समांतर का कोई आपसे अर्थ पूछे तो आप जानते हैं अगर अंतर समान है तो हम क्या कहेंगे? समांतर कहेंगे। और श्रेणी में आप जानते हैं यहाँ पे श्रेणी जो बनेगा वह श्रेणी क्रमांक का बनेगा। किसका बनेगा? क्रम का। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। कहने का मतलब कोई ऐसा श्रेणी हम लिखेंगे जिस श्रेणी का अंतर क्या होगा? समान होगा। आप अपने समझने के लिए समांतर रूप से गाँव या घरों में या कहीं बड़े बड़े दुकानों पर आप जाएंगे तो ऊपर से कोई वस्तु उतारने के लिए आप देखेंगे तो किसका प्रयोग किए रहते हैं? सीढ़ी का प्रयोग किए रहते हैं। किसका प्रयोग किए रहते हैं? सीढ़ी का। और इस सीढ़ी में जो कॉलम लगे होते हैं, एक कॉलम यहाँ पर, एक कॉलम यहाँ पर, एक कॉलम यहाँ पर, एक कॉलम यहाँ पर, और एक कॉलम यहाँ पे, एक कॉलम यहाँ पे। यानी कहने का मतलब इस कॉलम से इस कॉलम के जो बीच की दूरी होती है, जितना दूरी यहाँ पे होगा उतना ही दूरी यहाँ पर, उतना ही दूरी यहाँ पर, उतना ही दूरी यहाँ पर, और इतना ही दूरी आपका यहाँ पे। अगर इस प्रकार से आप जो भी सीढ़ी के क्रमांक को देखेंगे, इसमें जो इनके एक से लेकर दूसरे डंडे के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होता है? समान। और जितना इस तरफ होगा उतना ही क्या होगा? समान। कहने का मतलब इस जो सीढ़ी को जो भी बनाता है, जो भी बनाते हैं वो ध्यान रखते हैं कि इनके बीच की दूरी वह क्या होगा? समान होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई सीढ़ी है तो एक डंडा हम यहाँ लगाएंगे, दूसरा का वाला 1 फीट पर, तीसरा का वाला लगा दिए 4 फीट पे। तो लगाने के बाद अगर यहाँ पर लगा देते तो वो चढ़ने में गिर जाएंगे, हाथ को टूटने कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर आपको काम क्या करना है कि श्रेणी हमको ऐसा लेना है कि हर एक जगह अंतर क्या होगा? समान होगा। ठीक है। अब इसके साथ साथ थोड़ा, अब अगर अंतर समान होगा तो वह श्रेणी कैसी होगी? जैसे मान लीजिए वह श्रेणी संख्याओं का श्रेणी हो सकता है। किसका श्रेणी? संख्याओं का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10। इस प्रकार से मैं कोई क्रमांक लिख दिया और यह क्रमांक अगर कोई कई भी अंक में लिख दिया तो इस प्रकार से वह श्रेणी का रूप ले लिया। क्या ले लिया? श्रेणी का। अगर एक ही संख्या यानी संख्याओं अगर हम कहीं पर समूह लिख रहे तो किसका रूप हो गया? श्रेणी का। अब इस श्रेणी में हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा 2 है, यहाँ हमारा 4 है, यहाँ हमारा 6, यहाँ 8 और यहाँ क्या है? 10 है। अच्छा, अगर हम देखें तो यहाँ कितने का अंतर है? 2 का। यहाँ कितने का अंतर है? 2। यहाँ कितने का? 2। और यहाँ कितने का है? 2। 2 से लेके 4 के बीच में 2 का अंतर, 4 से लेके 6 के बीच में 2 का अंतर, 6 से लेके 8 और 8 से लेके 10 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर हो रहा है। तो ऐसे सवाल, यानी ऐसा श्रेणी जिसका अंतर, यानी ये हमारा प्रथम पद है तो इसको हम A1 कहेंगे, ये हमारा दूसरा वाला पद है तो इसको हम A2 कहेंगे, ये हमारा तीसरा पद है इसको हम A3 कहेंगे, ये हमारा चौथा पद है इसको A4 कहेंगे, ये हमारा 5वां पद है तो A5 कहेंगे। ऐसे ही डॉट डॉट यह कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। तो अनंत के लिए हम कौन सा पद कह देंगे? AN पद कह देंगे। कौन सा पद कह देंगे? AN पद कह देंगे। ठीक है। तो किसी भी पद को लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? पद को दिखाते हैं हम A से। किससे दिखाते हैं? A से। पहला पद लिखना होगा तो A1 लिखेंगे, दूसरा वाला पद लिखना हुआ तो A2 लिखेंगे, तीसरा वाला पद लिखना हुआ तो A3, चौथा वाला लिखना हुआ तो A4। अगर n वां पद लिखना होगा तो A के नीचे हम क्या लिख देंगे? AN लिख देंगे। अगर ऐसा कुछ लिख देते हैं तो हमको यह क्लियर है कि अगर A1 है तो कौन सा पद होगा आपका?
पहला वाला पद होगा। कौन सा पद है? पहला। अगर A2 लिखें तो वह कौन सा पद होगा आपका? दूसरा। अगर A3 लिखें तो वह कौन सा पद होगा? तीसरा। A4 लिखें तो वह कौन सा पद होगा आपका? चौथा होगा। तो जो हमारा अपने समांतर श्रेणी में जहाँ से हमको स्टार्ट करना है, इस चीज़ को समझते हैं। अब यहाँ से आपका लेक्चर जो स्टार्ट हो रहा है, अब प्रश्नावली का स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। अब जैसे मान लेते हैं कोई इस प्रकार श्रेणी 2, 4, 6, 8, 10 हमने लिखा। आपने इसको पहला पद, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा पद मान लिया। डैश डैश न जाने कहाँ तक गया तो उसकी कोई सीमा नहीं, तो आप ऐसे लेके एन तक मान लीजिए। अब हम देखते हैं कि ये हमारा दूसरा पद है, हमारा कौन सा पद है? पहला पद है। अब ये दोनों के बीच में सर्वांतर होता है, सर्वांतर को दिखाते हैं हम डी से। किससे दिखाते हैं? डी से। अगर हम D1 का बात करें, किसकी बात करें? D1 की बात करें। D1 के लिए फार्मूला क्या होगा? A2 माइनस में A1। तो D1 का मान निकालेंगे तो A2 का मान 4 है और A1 का मान कितना है? 2। तो D1 का मान 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, D1 का मान 2 मिल गया। इसके बाद अब हमको D2 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? D2 का। तो जैसे 4 में से 2 घटा है तो वैसे 6 में से हम किसको घटा देंगे? 4 को। तो क्या हो जाएगा? A3 माइनस में A2। तो A3 का मान कितना है? 6 और A2 का मान कितना है? 4। तो हम देखते हैं 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? D2 का ही मान कितना आया? 2। यानी कहने का मतलब इस श्रेणी में अगर हम आगे भी D1, D2, D3 का मान अगर ऐसे ही निकालते जाएंगे तो हर एक जगह जो अंतर मिलेगा वो कितने का मिलेगा? D का मिलेगा। तो लिखेंगे क्या? अतः क्या लिख देंगे? अतः D1 बराबर D2 बराबर D3। इसलिए यह किस में होगा आपका? यह श्रेणी समांतर श्रेणी में होगा। किस में होगा? यह श्रेणी समांतर श्रेणी में होगा। तो आपको ख्याल क्या रखना है? ख्याल सिर्फ इतना रखना है कि ऐसी श्रेणी, ठीक है, ऐसी श्रेणी जिसके पदों का अंतर एक समान होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। और उस समांतर श्रेणी का जो हम अंतर दिखाते हैं उस अंतर को हम किससे दिखाएंगे? डी से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? डी से। ठीक है, इतना होने के बाद अब देखिए, आप समांतर श्रेणी के बारे में समझ लिए। अब जैसे ही समांतर श्रेणी के बारे में समझ लिए तो हम लोग प्रश्नावली 5.1 का जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें देखते हैं कि सबसे पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है। अगर इसमें सबसे पहले सवाल की हम बात करें तो देखिए, कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1 में निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP में है कि नहीं है। AP का मतलब अंग्रेजी शब्द प्रयोग कर दिया, अर्थमेटिकल प्रोग्रामिंग होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। यानी कहने का मतलब जैसे कि मैं अभी 2, 4, 6, 8, 10 अगर ऐसा कोई अंक लिखा था तो इसका मतलब है कि मैंने जो भी श्रेणी लिखी थी वो संख्या के रूप में लिखे थे। किसके रूप में लिखे थे? संख्या के रूप में। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा से स्थिति के रूप में दे दिया है। स्थिति के रूप का होने का मतलब है कि सवाल तो दिया है लेकिन सवाल को हिंदी में लिख दिया है। किस में लिखा है? अब सवाल जो स्थिति में हिंदी में लिखा है इसको पढ़िए थोड़ा सा। कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए कितना दिया है? 15 रुपया दिया है। कितना दिया है? 15 रुपया। और फिर क्या कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का जो किराया दिया वो कितना दिया है? 8 रुपया दिया है। कितना दिया है? 8 रुपया। अच्छा, गाँव में कभी आप गाड़ी को जब बुक करते हैं कहीं जाने आने के लिए तो उसमें काम क्या करते हैं? वो बोल देते हैं कि देखिए ऐसा है कि मुझे बचत के रूप में कम से कम 700 रुपया चाहिए। कितना चाहिए? 500 या 700 रुपया बचत। इसके बाद आप अपने हैं जो लगेगा आप किसका पैसा दे दीजिएगा? डीजल का पैसा दे दीजिएगा। किसका पैसा दे दीजिएगा? डीजल का। सेम इसी प्रकार से टैक्सी की कहानी है। कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद जो टैक्सी का किराया है जबकि प्रथम किलोमीटर पे कितना है? 15 रुपया है। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर 1 किलोमीटर जाता है तो कितना पैसा देगा? 15 रुपया। कितना देगा? 15। अब इसके बाद जैसे ही वह पहला किलोमीटर के बाद दूसरी किलोमीटर की दूरी वह तय करेगा तो वह 15 हो जाएगा, लेकिन वह दूसरे से लेकर तीसरे किलोमीटर के बीच की जो दूरी होगा वो 8 रुपया हो जाएगा। तो 15 और दूसरे के लिए वह कितना दे देगा? 15 8 23 हो जाएगा। और 23 फिर तीसरे के बाद चौथे किलोमीटर के लिए 23 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 31 हो जाएगा। ऐसे ही अगले के लिए 39 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से अब जितने किलोमीटर तक हम आगे चलते हुए चले जाएंगे, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 8 रुपया किराया हुआ बढ़ाते हुए हम क्या करेंगे? चले जाएंगे। लेकिन हमको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हमारा पहला है यानी जो प्रथम किलोमीटर का किराया है वह कितना है? 15। इसके बाद आप जितना भी आगे चलेंगे 15 की में 8 जैसे जोड़ दिए वैसे ही 23 में कितना जोड़ देंगे? 8 जोड़ देंगे। फिर इसमें 31 में 8 जोड़ देंगे। ऐसे ही अगले किलोमीटर का किराया होता हुआ चला जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए
जैसे यह हमारा सबसे पहले लिखे थे, हमारा पहला पद है A1, ये दूसरा का है तो इसका नाम होगा A2, ये तीसरा है तो इसका नाम है A3, ये चौथा है तो इसका नाम क्या है A4 है। अब कह रहा है कि ये जो स्थितियाँ 15, 23, 31, 39, ये हिंदी में जो सवाल लिखा था, किस में लिखा था? हिंदी में। इस हिंदी में के सवाल को आप कन्वर्ट कर लिए हैं किसमें? संख्या के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं। किसके रूप में कन्वर्ट कर दिए? संख्या। जैसे ही संख्या के रूप में आपने इस सवाल को कन्वर्ट किया है, अब आपको बताना है कि जो यह 15, 23, 31, 39 है, ये बताना है कि एपी में है कि नहीं है। किसमें बताना है? एपी में है कि नहीं है। अब एपी में बताने के लिए बताया, एपी का मतलब समांतर श्रेणी। इसके लिए हमको यह ज़रूरी है कि हमको D1 का मान पता होना चाहिए। D1 के लिए फार्मूला क्या बताए थे? A2 माइनस में A1। तो दूसरा वाला पद हमारा कितना है? 23। पहला वाला पद हमारा कितना है? 15। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? D1 का मान 8 हो जाएगा। ठीक है। अब हमको D2 का मान निकालना है। जब D2 का मान निकालेंगे तो A3 और माइनस में कितना? A2 हो जाएगा। तो A3 का मान कितना? 31 और A2 का मान कितना? 23। 31 में से जब 23 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8। अच्छा, जैसे D1 D2 का मान निकाल लिए ना, D3 का मान भी निकाल लिया करिए। इसलिए कभी कभी कोई ऐसा अर्थमेटिकल प्रोग्रामिंग बनाता है कि उसमें प्रथम जो आपका D1 और D2 का मान तो बराबर आएगा, लेकिन जो D3 का मान आएगा वो D3 का मान बराबर नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ अगर D3 की बात करें, किसकी बात करें? D3। तो D3 के लिए फार्मूला क्या होगा? A4 और माइनस में कितना कर देंगे? A3। तो A4 का मान कितना है? 39 है और A3 का मान कितना है? 31 है। तब इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 39 में से 31 को निकालेंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8। अच्छा, अगर अब आप ध्यान से इस सवाल को देखें जो हम लोगों ने हल किया है, तो यहाँ से लल्ला D1 का मान कितना निकल कर आया है? 8। और D2 का मान कितना निकल कर आया है? 8। और D3 का मान भी निकल कर कितना आया है? 8। कहने का मतलब है कि जितना मान D1 का है उतना ही मान D2 का, उतना ही मान किसका है? D3 का है। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे अतः। क्या लिखेंगे? अतः D1 बराबर D2 बराबर D3। इसलिए यह श्रेणी किस श्रेणी में होगी? यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। किस में है? यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। ठीक है। इतना आपको पूरा नोट कर लेना है। पहला का जो दूसरा वाला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मान लेते हैं कोई बेलन है, बेलन में आपका क्या भरा हुआ है? हवा भरा हुआ। ठीक है। सिलेंडर देखे है ना, तो सिलेंडर में क्या भरा हुआ है? हवा भरा हुआ है। हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। कभी आप गुब्बारा फुलाए होंगे, क्या चीज़? गुब्बारा। जब उसको हम प्रेस करते हैं तो गुब्बारा फूलता है। फूलने के बाद जब उसको हम बाहर की तरफ खींचते हैं तो हल्का सा क्या करता है? पिचका देता है। तो कहने का मतलब है कि उसमें से कुछ न कुछ हवा की मात्रा भी क्या निकलती है? बाहर निकलती है। और मात्रा कितना है? शेष जितना भी उसमें हवा भरते हैं उसका 1/4 भाग कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। अब इसमें लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? हल करने के लिए लिखेंगे माना बेलन में हवा की मात्रा, मान लेते हैं माना बेलन में हवा की मात्रा हम लोग कितना मान लेते हैं? यक्स मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? यक्स। मान लिया कि जो बेलन में हवा की मात्रा है यक्स है। अच्छा, इतना भरा हुआ है। अगर दूसरी बार बेलन में हवा की शेष मात्रा, दूसरी बात बेलन में हवा की शेष मात्रा, अगर शेष मात्रा की बात हम करें तो अगर मान लेते हैं हमारा कितना रहा होगा? यक्स रहा होगा। तो इसी यक्स का 1/4 भाग हमारा कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो जैसे भिन्न का घटाना हल करते हैं तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा? 1 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना? 4x माइनस में x हो जाएगा। ठीक है। तो 4x में से x को घटाएंगे तो 3x और बटे में कितना? 4 हो जाएगा। तो जो दूसरी बार में जो है बेलन में जो हवा की शेष मात्रा होगी वह कितना होगा? 3x अपान में 4 हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद तीसरी बार, किसकी बार? तीसरी बार बेलन में हवा की शेष मात्रा, बेलन में हवा की शेष मात्रा,
अगर तीसरी बात बेलन में हवा की शेष मात्रा की बात करें, ठीक है, तो अब देखिए, तो अब होगा क्या, दूसरी बार में हमारा 3x/4 बचा है। कितना बचा है? 3x/4। अब अगले बेरी करेंगे तो लिखेंगे 3x/4 और माइनस 3x/4 का, देखिए 3x और बटे में 4 का 1/4 भाग हम कहाँ निकाल देते हैं? वो बाहर निकाल देता है। तो 3x/4 माइनस 3x/4 का 1/4 भाग हम कहाँ कर देंगे? बाहर। तो हमारा कंडीशन क्या बनेगा? 3x/4 माइनस, देखिए 3x का गुणा अगर 1 में करेंगे कितना हो जाएगा? 3x/4 चुके कितना हो जाएगा? 16। आप अगर 4 का और 16 का हम कितना ले लेते हैं? एलसीएम। जैसे ही 4 का 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 16 होगा। 4 से 16 में भाग करेंगे, 4 चौके 16, 4 3 यहाँ 12x होगा, माइनस 16 से 16 में भाग करेंगे, एक बार जाए कितना लिखेंगे? 3x, और 12 में से 3 घटाएंगे तो 9x, बटे में कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अच्छा देखिए, अब जो हमारा यह बेलन में हवा की मात्रा जो पहला था उसको हम मान लेते हैं A1 का मान, जो दूसरे बेरी उसको हम मान लेते हैं A2 का मान, जो तीसरा बेरी बचा उसको किसका मान मान लेते हैं? A3 का मान मान लेते हैं। किसका मान? A3 का। यानी जो हमारा यहाँ पे यह हमारा x है, कौन सा? x, ये हमारा A1 का मान होगा। और जो हमारा 3x/4 है वो दूसरा वाला पद क्या होगा? A2 होगा। और जो यह हमारा 9x/16 है वो हमारा कौन सा होगा? तीसरी बार, यानी कि तीसरा वाला पद हो जाएगा। अगर इस स्थिति को एक स्थिति को अगर एक श्रेणी के रूप में लिखें, किसके रूप में लिखें? एक श्रेणी के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे x, 3x बटे में कितना? 4, फिर कितना लिखेंगे? 9x और बटे में कितना लिखेंगे? 16। ये जो हमारा x है, इस x को हम प्रथम पद क्या मानेंगे? A1, 3x/4 को मानेंगे A2, 9x बटे इसमें 16 को हम क्या मान लेंगे? A3। A1 हो गया, A2 हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया? A3 हो गया। कौन सा हो गया? A3। अब जैसे ही A1, A2, A3 का मान हम निकाल लिए, अब A1, A2, A3 का मान निकालने के बाद अब आपको बताना है कि यह सूची AP में है कि नहीं है। किस में बताना है? AP में है कि नहीं है। तो AP में बताने के लिए आप काम क्या करेंगे? D1, D2, D3। तो मान निकालते हैं हम सबसे पहले। उधर तो जगह नहीं, यहीं पे मान निकाल लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ हल करते हैं यहाँ पे। अगर हम D1 की मान निकालें, किसका मान निकालें? D1 का। जैसे ही D1 का मान निकालेंगे तो देखिए D1 का मान निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा? A2 माइनस में A1। तो A2 का मान कितना है? 3x/4 और माइनस में A1 का मान कितना है? x। इसके बटे में कितना मानेंगे? 1। तो 4 का और 1 का जब एलसीएम जैसे भिन्न का घटाना हल करते हैं, बताए थे ना, तो 4 का 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा। 4 से 4 में भाग करेंगे, एक बार जाएगा। 1 का गुणा 3x में करेंगे 3x। 1 से भाग 4 में करेंगे 4 बार जाएगा। 4 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा? 4x। तो कुल मिलाकर प्लस माइनस घट जाएगा। चिन्ह किसका? बड़े वाले का। बड़ा 4 है, 4 का चिन्ह माइनस है, तो क्या लिखेंगे? माइनस x बटे में कितना हो गया? 4। यानी हम D1 का जो हमारा मान आया है, किसका मान? D1 का मान। ठीक है ना। देखिए अब यहाँ से जो यह D1 का मान आया है, D1 का मान आ रहा है माइनस में x और अपान में कितना? 4। अब इसके बाद हमको D1 का मान निकालने के बाद D2 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? D2 का। D2 का मान आप यही निकाल लेते हैं। ठीक है, आप जब भी कॉपी में नोट करेंगे इसी के नीचे नोट करेंगे। ठीक है, अब D2 का मान अगर हमको निकालना हो तो D2 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? A3 माइनस में A2। तो A3 का मान निकालेंगे तो A3 का मान कितना है? 9x अपान में कितना है? 16। और फिर इसके बाद A2 का मान कितना है? A2 का मान हमारा है माइनस में 3x बटे में कितना? 4। 16 का 4 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, 16 का 4 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना होगा? 16। 16 में डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा। 1 का गुणा 9 में करेंगे 9x। फिर 4 से अगर 16 में करेंगे 4 बार जाएगा। 4 ते कितना? 12x। 9 में से 12 घटाएंगे माइनस 3x और बटे में कितना हो जाएगा? 16। यह किसका मान है? D2 का। किसका मान है? D2 का। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से जो हमारा D1 का मान मिला था, किसका मान? D1 का मान कितना था? माइनस में x अपान में 4। और यहाँ से D2 का मान कितना है? माइनस में 3x बटे में कितना? 16 है। तो क्या लिखेंगे? अतः। क्या लिखेंगे? अतः। ठीक है, अब इसके बाद इस श्रेणी के नीचे लिखेंगे D1 इज नॉट इक्वल D2, यानी D1 और D2 का मान बराबर नहीं है, इसलिए
इसलिए यह हमारा समांतर श्रेणी में नहीं होगा, यह हमारा समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, अगर यही D1 D2 का मान, किसका मान, D1 और D2 का मान अगर बराबर हो गया होता तो ये जो सवाल हम लिखे हैं या इतना जितना लंबा मेहनत किया गया है वो हमारा समांतर श्रेणी में हो जाता। ठीक है, आप सबसे पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखेंगे, फिर इसके बाद इसके पद को लिखेंगे। पद में लिखने के बाद D1 और D2 का मान जब भी निकालेंगे तो आप एक जगह लिखिएगा। मेरे पास जगह न होने की वजह से मैं एक चीज़ यहाँ निकाला हूँ, दूसरा यहाँ निकाला हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि D1 का मान -x/4 है और D2 का मान -3x/16 है, जो कि बराबर नहीं है। तो D1 इज नॉट इक्वल D2, यानी D1 और D2 का मान बराबर नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में आपका नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, जो पहला का जो तीसरा वाला सवाल है, क्या दिया है, कह रहा है कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर कहीं हम खुदाई करते हैं, मान लेते हैं सपोज दैट, तो जैसे ही 1 मीटर हम चलते हैं, खोदते हैं, तो एक कुआं यहाँ है, के बाद एक कुआं है और खोदने में आई लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है, 150। अगर हम पहले मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक खनते हैं तो कितना हमारा आ रहा है, 150 रुपया। और बाद में हम जितना मीटर खनते हुए चले जाएंगे, प्रत्येक 1 मीटर पर 50 रुपया हमारा प्लस होते हुए लागत बढ़ती हुई कह रहा है कि चला जाता है। तो ऐसे स्थिति में अगर हम श्रेणी बनाएं, क्या बनाएं, श्रेणी बनाएं, तो हमारा श्रेणी देखिए क्या बनेगा। हमारा पहले मीटर पे जो खुदाई होगा वो कितना खर्चा लग रहा है, 150। अगले वाले पे जो खर्चा कितना आएगा, 50 रुपया बेसी। तो 150 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। 200 में अगले वाले जोड़ेंगे 250, अगला वाला कितना हो जाएगा, 300। ऐसे ही आप जितना मीटर तक खुदाई खोदते हुए चले जाएंगे, पर मीटर पर 50 रुपया बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब ये जो हमारा स्थिति दिया था, क्या दिया था, स्थिति, इस स्थिति से हम लोगों ने तो एक AP बना लिया। क्या बना लिया, एक AP। अब इस AP को देखना है कि यह AP समांतर में यानी AP में है कि नहीं है। तो देखिए, यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा प्रथम पद है, ये हमारा द्वितीय पद है, ये हमारा तृतीय पद है, ये हमारा कौन सा है, चौथा वाला पद है। चारों पद लिखने के बाद समांतर श्रेणी में बताने के लिए हमको यह ज़रूरी है कि हम यह जानें कि हमारा D1 D2 का मान बराबर है कि नहीं है। तो जैसे ही हम D1 का मान निकालेंगे तो D1 का मान निकालने के लिए A2 माइनस में A1 करेंगे, तो A2 का मान कितना है, 200, और A1 का मान कितना है, 150। घटाई देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी D1 का मान कितना आ गया, 50। अब इसके बाद अगर हम D2 की बात करें, किसकी बात करें, D2 की बात करें, तो D2 का मान निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होगा, देखिए, A3 और माइनस में कितना कर देंगे, A2। तो A3 का मान कितना है, 250 है, और A2 का मान कितना है, 200 है। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50। हम देख रहे हैं कि यहाँ इस श्रेणी में हमारा जो है जितना मान D1 का है उतना ही किसका मान है, D2 का मान है। तो D1 D2 अगर बराबर है तो यह तय है कि यह क्या होगा, यह श्रेणी हमारा एक AP श्रेणी में लिखेंगे। यह श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। क्या है, एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, अगर यही D1 D2 का मान बराबर न आता तो यह समांतर श्रेणी में न होता। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जितना मान D1 का है उतना ही मान किसका है, D2 का है। तो जब D1 D2 दोनों के दोनों बराबर हैं तो समांतर श्रेणी में होना एकदम तय है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए, पहला का जो चौथा वाला सवाल है, कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा की जाती है। तो आपको बताना है कि जो स्थिति दिया है सवाल में, यह स्थिति आपका AP में है कि नहीं है। स्थिति को पहले हम थोड़ा सा श्रेणी के रूप में लिखेंगे। आप जानते हैं मिश्रधन का जो फार्मूला होगा, लिखेंगे पहले वर्ष के लिए। क्या लिखेंगे, पहले वर्ष के लिए। अगर हम मिश्रधन की बात करें, किसकी बात करें, अगर पहले वर्ष के मिश्रधन के लिए बात करें तो इसका जो हमारा फार्मूला होगा, मूलधन और कोष्टक में 1 प्लस दर और बटे में कितना, समय के पावर में कितना, बटे में कितना आपका 100, और घातांक में कितना होता है, समय होता है। ठीक है, अब इसके बाद
हमारा जो मूलधन होगा वो कितना दिया है सवाल में, 10,000 दिया है। इसके बाद 1 लिखेंगे। दर इस सवाल में कई परसेंट दे रहा है आपका, 8% है, तो 8 बटे में कितना, 100, और घातांक में समय। अगर पहले वर्ष के लिए है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसके बाद हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000, और कोष्टक में 100 और प्लस में कितना, 8 बटे में कितना, 100। यानी कुल मिलाकर 100 को अगर 8 आप जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 100 में 8 जोड़ेंगे तो 108 बटे में कितना, 100 होगा। तो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 कटेगा, तो जो हमारा मान आएगा कितना आएगा, 108 के आगे 100 का अगर इसका 100 में गुणा कर देंगे तो 10,800 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहले वर्ष के लिए रहा। अब पहले वर्ष के बाद लिखेंगे दूसरे वर्ष के लिए। किसके लिए, दूसरे वर्ष के लिए मिश्र धन। जब दूसरे वर्ष के लिए अगर हम मिश्र धन निकालेंगे तो फिर हमारा वही सूत्र, मूलधन कितना लिखेंगे, 10,000। ठीक है, 1 है तो 1, दर कितना, 8% बटे में कितना, 100, और समय कितना है, 2 वर्ष का है, तो घातांक में कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। आगे हल करेंगे तो क्या बनेगा, 10,000, कोष्टक में 100 + 8 करेंगे कितना, 108 बटे में कितना, 100 के पावर में कितना कर देंगे, 2। तो कुल मिलाकर इसको जब हम हल करेंगे तो कितना होगा, 10,000। ठीक है, गुणत्ते 108 गुणत्ते 108 बटे में कितना, 100, और इसके ही बटे में कितना कर देंगे, 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, तो हमारा बचा कितना, बच रहा 108 और गुणत्ते में कितना, 108। ठीक है, इसका आप क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। ऐसे ही तीसरे वर्ष के लिए, किसके लिए, तीसरे वर्ष के लिए, जब तीसरे वर्ष के लिए अगर हम मिश्र धन निकालें, किसके लिए, अगर हम तीसरे वर्ष के लिए मिश्र धन निकालें तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, मूलधन हमारा कितना है, 10,000 है, कितना है, 10,000। ठीक है, और यहाँ कितना 1 करेंगे, 8 करेंगे, बटे में कितना, 100 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको आगे अगर हम हल करें तो कितना होगा, 10,000, और जोड़ देंगे 100 + 8 तो 108 बटे में कितना, 100 हो जाएगा, और घातांक में कितना, 3। आगे हल करेंगे तो कितना बनेगा, 10,000 गुणत्ते 108 गुणत्ते 108 गुणत्ते 108, और सबके बटे में 100 गुणत्ते 100, और गुणत्ते कितना, 100। 1 0 से 1 0, 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 हमारा बचा कितना, 108 गुणत्ते 108 गुणत्ते 108, और बटे में कितना हमारा बचा, 100। ठीक है, आप 108 का 108 में गुणा करिएगा, फिर 108 में करिएगा, 100 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे करने के बाद। तो अब यहाँ से इतना करने के बाद आपको काम क्या करना है, देखिए ना। अब इसके बाद अब मैंने क्या किया है, पहले वर्ष के लिए जो निकालें हमारा किसका मान होगा, A1 का मान होगा। दूसरे वर्ष के लिए किसका मान होगा, A2, और तीसरे वर्ष के लिए मान किसका होगा, A3 का। जो हमारा 10,800 है किसका मान है, A1 का। 108 का 108 में गुणा करिए, किसका मान निकलेगा, A2 का। इसका गुणा करके 100 से भाग करेंगे तो किसका हो जाएगा, A3 का। जैसे ही A1 A2 A3 को एक श्रेणी में लिखने के बाद आप किसका मान निकालेंगे, आप D1 का और D2 का और D3 का मान निकालिएगा। अगर D1 D2 D3 का मान बराबर आ गया तब तो यह समांतर श्रेणी में होगा। अगर D1 D2 D3 का मान बराबर नहीं आया तो यह जो स्थिति दिया है यह स्थिति आपका समांतर श्रेणी में नहीं होगा। आप हल करके देखिएगा, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो बिना संकोच के हुए कमेंट में आप लिखिएगा सर बता दीजिए, तो मैं आपको गुणा करके D1 D2 D3 का मान निकाल कर इस सवाल को बता दूंगा। ठीक है, इसको इतना नोट कर लीजिए। मोहब्बत के इस शहर में गुनाहगार मैं अकेला तो नहीं, अगर नज़र मैंने मिलाई थी तो हटाई तुमने भी नहीं थी।